बिल्कुल साफ है कि उस देश से आप रिश्ता अच्छा नहीं रखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को इसका एक बैकग्राउंड, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बताते रहना चाहूँगा। तो पृष्ठभूमि इसकी ये है कि 12 अक्टूबर को मुझे विदेश मंत्रालय वहाँ का, वो कह रहा था ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, वहाँ बुलाया गया और सुबह में मैं गया वहाँ पे। रविवार का दिन था और मुझको कहा गया एक कि आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं जी। और आप अपने देश से कहें कि आपकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, आपका जो राजनयिक इम्यूनिटी है, उसे वो हटाएं ताकि आपसे हम लोग पूछताछ कर सकें। और निज्जर एक बड़ा वो क्रिमिनल और टेररिस्ट आतंकवादी वहाँ का, कि उसकी हत्या हुई है, उसके कारण मैं आप लोगों से पूछताछ करनी है। तो मैंने वहाँ से दिल्ली को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है जी। और फिर दिल्ली में विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, जो कनाडा जिनके चार्ज में है, उन्होंने यहाँ पर कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर को बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है ये ट्रस्ट को हटा देता है। हम दोनों देशों के बीच एक आपस में समझने की एक पद्धति रही है, उसको आपने तोड़ दिया है। और चूंकि ट्रस्ट ही टूट गया या विश्वास ही टूट गया, तो फिर हम अपने राजनयिकों को, जो 6 को आपने नामित किया है अपने उच्चायुक्त के साथ, उन्हें वापस बुला रहे हैं। तो ये कहा गया, वापस मुझको यहाँ आना था, मुझको भी फोन पे खबर कर दी गई कि आपको वापस आना है। लेकिन उसके ठीक एक दिन के बाद ईमेल के मार्फत एक अटैचमेंट आया, डिप्लोमेटिक नोट जिसको कहते हैं, राजनयिक नोट, वो एक आया और उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपको और आपके 5 अन्य साथियों को हम अवांछित व्यक्ति, पर्सोना नॉन ग्राटा के रूप में डिक्लेयर करते हैं और उसके तहत आप 19 अक्टूबर के 11:59 रात्रि के पहले देश छोड़ें। तो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या जिस तरह से आप लोग पाकिस्तान की बात करें, चीन के साथ ऊपर नीचे संबंध होते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को, भारतीय राजनयिक को बताया जाए? क्या ट्रूडो सरकार की यह भी साजिश थी कि इस तरह का आरोप लगाकर, एक तरह से इसे आरोप ही कहेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्या गिरफ्त में लेने की भी साजिश थी? ऐसा था, आपको लगता है? क्योंकि ट्रूडो, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कनाडा से संबंध बेहतर है, लेकिन ट्रूडो सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है इसमें कि जब तक मेरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तब तो वियना कन्वेंशन के अनुसार जिसके तहत जितनी ये कूटनीतिक रिश्ते बनते हैं 2 देशों के बीच, उसके तहत तब तक कोई मुझको आँच नहीं दे सकता है, कोई भी मुझको गिरफ्त में नहीं दे सकता है, जैसे आपने कहा। लेकिन एक बार अगर वो जो भी डेडलाइन दिया गया है, जो एक समय सीमा दी गई है, वो समय सीमा अगर ख़त्म हो जाती है तब तो उस देश का कानून कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि जब तक आपको आप डिप्लोमेटिक तरीके से वहाँ सुरक्षित थे, लेकिन आप पर हमला भी हुआ, 2 इंच से आप तलवार से बचे। उस वाकये के बारे में बताएं, क्योंकि ये किसी को जानकारी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी सामने आई। आप उस वाकये के बारे में बताएं, ये हुआ कब? ये संबंध पिछले साल थोड़े तनावपूर्ण हुए, उसके बाद हुआ, ये पहले हुआ था? जो वहाँ के संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जब बगैर किसी साक्ष्य के जब अनाउंस कर दिया भारत के बारे में, तो उसके बाद ये हुआ था, ये घटना उसके बाद हुई। जी। मैं एक कनाडा के एक राज्य में था, राज्य का नाम अल्बर्टा है, और वहाँ पे एक पब्लिक इवेंट था। वहाँ अपने भारतीय मूल के काफ़ी लोग थे, 150 से ज़्यादा लोग थे। उसमें बहुत सारे व्यवसायीगण भी थे, तो वो एक तरह की बिजनेस मीटिंग ही थी। और वहाँ पे जैसा अक्सर होता था वहाँ मेरे साथ, मैं तो बहुत झेल चुका इस चीज़ को। वहाँ जो भी मेरे पब्लिक इवेंट होते थे, उसके बाहर में खालिस्तानी टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट वगैरह जितने थे, वो इकट्ठा हो जाते थे और वो भारत के विरोध में नारे लगाते थे। भारत के जो सिंबल्स हैं, अपना तिरंगा है, उसका अपमान करते थे।
भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते थे, विदेश मंत्री जी का अपमान करते थे, गृह मंत्री जी का अपमान करते थे, हमारे राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार का अपमान करते थे, मेरा अपमान करते थे। और तो ये एक नियम सा बन गया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा ये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा और धन्यवाद दूंगा कनाडा की सरकार का कि मेरे लिए उन्होंने हमेशा मुस्तैद रखा, लोकल पुलिस और मेरे साथ में क्लोज प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं नज़दीकी तौर पे एक RCMP के अधिकारी रहते थे और उस दिन भी वो थे वहाँ पे। तो जब मैं जहाँ पर गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकने के बाद जब मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो नारेबाजी तो हो रही थी, तो वो पता ही था वो होनी है। और जो लोकल पुलिस थी उसने एक बैरिकेड बना रखा था अपने हाथ से, जी। तो उसको तोड़ने की कोशिश एक खालिस्तानी ने की और उसके हाथ में एक तलवार था जी। और उस तलवार को उसने आगे बढ़ाया लेकिन तब तक मुझको बात समझ में आ गई थी कि मैंने अपने आप को पीछे कर लिया। हमला करने के लिए बढ़ाया? मैं तो यही कहूँगा जी, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि ये तो कहना मुश्किल है कि वो तो डरा रहा था या हमला वास्तव में कर रहा था। लेकिन तलवार की नोक आगे आई और मेरे शरीर से कुछ 1 इंच दूर था। तब तक जो लोकल पुलिस के वहाँ पर जाबाज अफसर थे उन्होंने वो देख लिया, फिर उसको धक्का देकर पीछे कर दिया और RCMP की जो अफसर हमारे साथ थे वो फिर मुझको अलग से लेकर अंदर लेकर चले गए। तो ये वाकया जो है इसके कारण मुझे अफसोस तो ये ज़रूर है कि वो इस सीमा तक जा सकते हैं। और जब यहाँ तक जा सकते हैं तो फिर भी ट्रूडो सरकार जो साल 2015 से वहाँ है, लेकिन अभी खालिस्तानी समर्थकों की बात करें, अलगाववादियों की बात करें या फिर भारत विरोधी गतिविधियों की बात करें, आखिर अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है या घरेलू राजनीति उनकी मजबूरी है? देखिए ऐसा है, मैं वहाँ की जो आंतरिक मामले हैं उसके बारे में तो कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि धीरे धीरे ये बोल्ड होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें ये प्रोत्साहित हो रहे हैं इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वहाँ का जो कमीशन गठित हुआ उसमें चीन को लेकर 80 से 90% बातचीत हो रही है और भारत मामले को ट्रूडो ज़्यादा तूल दे रहे हैं। आप तो वहाँ 2 साल से करीब रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि ऐसा ट्रूडो, भले आप घरेलू राजनीति के बारे में ना बात करें, लेकिन अभी मसला ऐसा हो गया है जब भारतीय राजनयिक पे वो सवाल उठा रहे तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कमीशन में चीन के बारे में ज़्यादा बात हो रही है और भारतीय मामले को तूल ज़्यादा दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए ऐसा, मैं तो कि भारत और कनाडा के रिश्ते को देखता था तो चीन के बारे में तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये आपका कहना सही है कि अधिकांश वहाँ पर जो बातचीत होती है, विमर्श हो रहा था, वो चीन के हस्तक्षेप को लेकर हो रहा था। जहाँ तक भारत का सवाल है तो उसमें पहले ऐसे समझने की कोशिश हम करें कि ये कमीशन करता क्या था। तो इस कमीशन में भारत के लिए, भारत के विषय पे एक खालिस्तानियों की तरफ से एक कौंसल था, एक वकील था, वकील है था, मैं क्यों कह रहा हूँ, वकील है। उसका काम ये है कि वो आरोप लगाता था। वो आरोप आते कहाँ से थे? वो आरोप या तो उसके खालिस्तानी मित्र उसको बताते थे या कुछ ऐसे सरकारी दस्तावेज थे जिसके मार्फत वो कहता था। जब उसने आरोप लगा लिया तो या तो सरकारी अधिकारी या राजनीतिक नेतागण वहाँ पर बैठे रहते थे जो उसको और एम्पलीफाई करते थे और उजागर करने की कोशिश करते। तो अगर ये सारे लोग खालिस्तानी अलगाववादी थे, खालिस्तान के समर्थक भी थे इनमें, ये कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ की सरकार के अंग थे। जी। तो एक ने आरोप लगाया, दूसरे ने आरोप को बढ़ा चढ़ा दिया और जो वहाँ पर अपने, इसीलिए ट्रूडो बोलते कि हार्ड एविडेंस मेरे पास नहीं है। जी नहीं, इसीलिए वो बोलते हैं सर, उनके पास कोई हार्ड एविडेंस था और वहीं पर उन्होंने कहा। अब तीसरा जो वहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स है, लीगल ऑफिसर्स है, वो बेचारे उसका नोट लेते हैं। अब देखिए, जब हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो जो सबसे मुख्य उसका सिद्धांत है वो है
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जी जिसका अर्थ ये है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तो जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसको अपने को बचाव करने का अधिकार है। ये जो एलिमेंट है, ये जो उसका एक अंग होना चाहिए था, वो है ही नहीं। तब इसका मतलब कि एक तरफा बात हो रही है, उसको आप रिकॉर्ड करके जो मर्जी हो जिस तरह से उसका बोल, और इसीलिए एक तरफा आरोप लगा, इसलिए एक तरफा आरोप हो रहा है और एक तरफा बहस हो रही है। लेकिन 26 लोगों के प्रत्यर्पण की सूची जो दी गई है, या फिर बहुत लोगों के बारे में गिरफ्तार करने के बारे में आप लोग बोले हैं, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार बोली है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? गोल्डी बराड़ का नाम भी शायद हटाया उन्होंने। देखिए, कुछ केसेस में, कुछ फाइल्स पे एक्शन हुआ है और विमर्श हमसे किया गया, लेकिन ज़्यादातर फाइल ऐसी हैं, 20 के लगभग फाइल ऐसी हैं, 21 फाइल के लगभग, जिस पर कि किसी भी ढंग की कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं तो ये मानकर चलूँगा कि वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। आखिरकार जब हमने उनको प्रत्यर्पण की सूची भेजी तो हर एक नाम के साथ एक मोटा गट्ठर जाता है दस्तावेजों का। तो हमने जितने हमारे पास एविडेंस थे, साक्ष्य थे, सभी साक्ष्यों साक्ष्यों को वहाँ हम भेजते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों देशों की जो कानून पद्धति है वो चूंकि एक दूसरे से थोड़ी अलग है, तो कई बार पूछना पड़ता है कि अच्छा आप ये किस सेक्शन के आधार पे कह रहे हैं कानून के, और वो वाजिब है।